हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के फर्स्ट मेथड के बारे में, जो कि है वैल्यू एडेड मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सर्कुलर फ्लो वाले वीडियो में ही समझ चुके थे कि जो सर्कुलर फ्लो है उसमें तीन मेथड्स निकल के आते हैं और वो तीनों मेथड आपस में एग्जैक्टली सेम आंसर निकल के आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला मेथड। ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला मेथड है उसी को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। इस पोर्शन को हम सर्कुलर फ्लो वाले वीडियो में ही समझ के आए हैं। अब हमको आज ये देखना है कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। उससे पहले ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। पहले हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पर इस वैल्यू एडिशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। वैल्यू एडेड इसका मतलब मैंने कोई वैल्यू ऐड करी है, किसमें, किसी एग्जिस्टिंग चीज में मैंने कोई वैल्यू ऐड करी है, उस एडिशन ऑफ वैल्यू को मैं वैल्यू एडेड बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं। मैंने बहुत सारे लकड़ी लॉग्स परचेज करे, उनको मैंने परचेज करने के बाद अपने एक्सपेंडिचर से कट किया, अपने एक्सपेंडिचर से शेप दी, अपने एक्सपेंडिचर से मैंने पेंट करके पॉलिश करके उसे फिनिश गुड्स बनाया एंड मैंने उसको सेल आउट किया। नाउ माय पॉइंट इज कि इतने सारे एक्सपेंडिचर्स में से मैंने क्या वैल्यू ऐड करी। जो गुड्स मैंने लॉग्स मैंने परचेज करे थे, क्या वो मेरा वैल्यू एडिशन है? द आंसर इज नो। वो जो मैंने परचेज किया था उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। वो जो मैंने खर्चा करके गुड्स परचेज किया था वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ और वो जो एक्सपेंडिचर था वो इंटरमीडिएट कॉस्ट हुई। वो मैंने नहीं करी। मैंने क्या किया, वो जो लॉग, वो जो लकड़ी आई थी उसको कट करने में मेरा एक्सपेंडिचर है, शेप देने में मेरा एक्सपेंडिचर है, पूरा क्राफ्ट करके प्रॉपर फर्नीचर बनाने में मेरा एक्सपेंडिचर है और फाइनल गुड बनाने में भी मेरा एक्सपेंडिचर है। ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये वैल्यू एडिशन है। किसने वैल्यू ऐड किया है? मैंने वैल्यू ऐड किया। अच्छा, ये तो मेरे वैल्यू एडिशन हो गए एक्सपेंडिचर के। मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करता हूं जो कि होता है मेरा प्रॉफिट। मैंने जो खर्चा किया, मैंने जो कॉस्ट इनकर करी, प्लस मैंने जो प्रॉफिट ऐड किया, ये मेरा वैल्यू एडिशन है। तो यहां पर हम इस बात को समझ रहे हैं कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या वैल्यू ऐड करी। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बेबी स्टेप्स में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। एक भी चीज रटने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं चीजें समझते हुए चलो, इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में देखते हुए चलो, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मार्क्स तो फ्री में आने वाले। चलिए, सो वैल्यू एडिशन मेथड को हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हम मैंने यहाँ पर 5 स्टेजेस क्रिएट करे। क्या स्टेजेस है ये? सीड्स, सब जानते हैं सीड, जो जिससे पेड़ आता है, सीड हम बोलते हैं। एक हमने कंपनी ली है जिसका काम सिर्फ सीड्स में डील करना है, वो सिर्फ सीड में डील करती है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर एक फार्म लिया है। फार्म मतलब फार्मर मान सकते हो या फार्मिंग कंपनी मान सकते हो, वो सिर्फ फार्मिंग का काम करती है। फिर हमने क्लीनिंग का काम करने वाली कंपनी ली है। वो क्या करते हैं, जो भी गुड्स होता है उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। जैसे गेहूं होता है, गेहूं को आप साफ करते हो, चावल को आप साफ करते हो, उनका सिर्फ काम है क्लीनिंग, उस कंपनी का काम है क्लीनिंग। नेक्स्ट एक कंपनी, इसका काम है पैकेजिंग। वो सिर्फ साफ सुथरे के व्हीट एंड राइस परचेज करते हैं, उससे पैकेजिंग करते हैं। अगली जो है वो उसको ब्रांडिंग करते हैं, अपना ब्रांड लगा देते हैं और उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो ऐसे 5 लेवल्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब एक एक करके हम सारे लेवल्स को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सीड्स कंपनी। उससे पहले इस पॉइंट को समझना आगे फिर से जरूरी है कि ये इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या चीज है, वैल्यू एडिशन क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। फिर से समझते हैं इसी पॉइंट। इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि कंपनी ने बाहर से गुड्स परचेज करे थे। रॉ मटेरियल जो उस कंपनी ने परचेज किया था वो उसके इंटरमीडिएट गुड्स थे। उसको परचेज करने में जो खर्चा हुआ वो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो काम किया, जो वैल्यू ऐड करी, वो उसका वैल्यू एडिशन आएगा। और जस्ट अभी हमने समझा था, वैल्यू एडिशन जस्ट डजंट मीन जो मैंने खर्चा किया है, इट आल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ माय कंपनी। सो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन क्या चीज है? वैल्यू एडिशन इज कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट बाय कंपनी प्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो वो आपका वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा। ओके, वापस आते हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक कंपनी है जो सीड्स में डील करती है। सिर्फ सीड बनाना
उस कंपनी का काम है, पैकेजिंग करके सेल आउट करना ये इस कंपनी का काम है। इसने क्या किया, जीरो इंटरमीडिएट कॉस्ट, सब जगह से उसने सीड्स पिक करे। सीड्स तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। वो कंपनी ने कहीं से सीड्स परचेज नहीं करे, उसने खुद से जमीन से सीड्स निकाल लिया, पेड़ में से सीड्स निकाल लिए, तो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई यहाँ पर जीरो। फिर क्या किया उसने एक वैल्यू ऐड किया, सीड्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग का काम किया, थोड़ी सी पैकेजिंग करी उन सीड्स को, एक उसने वैल्यू ऐड किया, अपना प्रॉफिट जोड़ा, और उसको प्रॉफिट और वैल्यू एडिशन जोड़ने के बाद उसका आया वैल्यू एडिशन 20 रुपीस का। अब 20 रुपीस के वैल्यू एडिशन को अगर उसने लगाया इट इंक्लूड इट्स प्रॉफिट, तो ये क्या चीज है, उसका टोटल खर्चा प्लस प्रॉफिट, तो मार्केट प्राइस का निकल के आती है 20 रुपीस। इस कंपनी ने जीरो इंटरमीडिएट कॉस्ट लगाई, 20 का वैल्यू एडिशन किया, प्रॉफिट इंक्लूड करके, तो कितने में बेचेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, कितने में बेचेगा 20 रुपीस। किसको बेचा इसने सेल आउट किया फार्मर को। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फार्मर क्या कर रहा है सर, वो तो फार्मिंग करेगा, व्हीट एंड राइस की वो फार्मिंग कर रहा है, मगर फार्मिंग करने के लिए उसे बीज तो चाहिए होंगे, सीड्स तो उसे चाहिए होंगे, तो उसने क्या किया, उसने कंपनी 1 से सीड्स परचेज करे। पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो फार्मर है इसने जो सीड्स परचेज करी है 20 रुपीस की, ये 20 रुपीस इस फार्मर की इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ऑब्वियसली उसने एक रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी, तो ये जो उसका 20 रुपीस का एक्सपेंडिचर है ये उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने इसमें अपना वैल्यू एडिशन किया एंड उसको मार्केट में सेल आउट किया। तो इसने क्या किया, इसका वैल्यू एडिशन रहा 80 रुपीस का, 20 रुपीस की इंटरमीडिएट कॉस्ट जो उसने यहां से परचेज करी थी, उसने खुद वैल्यू ऐड नहीं किया, 80 रुपीस का इसने वैल्यू एडिशन किया, 20 के इंटरमीडिएट कॉस्ट, 80 का वैल्यू एडिशन। दिस वैल्यू एडिशन मैं बार-बार बोल रहा हूं इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ कंपनी 2, उसने जो मेहनत करी, जो खर्चा किया, प्लस वो जो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, ये दोनों मिला के 80 रुपीस है। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा सर, ये तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, ये उसने सर वैल्यू ऐड किया इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सर ये 100 में सेल आउट करेगा, बिल्कुल ठीक है। ये इसने 100 में अगर सेल आउट किया, तो क्लीनिंग ने क्या किया, इसने इसको परचेज कर लिया, फिर इसने भी अपना वैल्यू एडिशन किया। अब मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूं इस पॉइंट को। क्लीनिंग वाले ने क्या किया, क्लीनिंग ने 100 रुपीस में परचेज किया, 30 रुपीस की उसकी मेहनत, उसका खुद का पर्सनलाइज्ड वैल्यू एडिशन प्लस प्रॉफिट 150 में सेल आउट कर दिया। किसको किया, पैकेजिंग वाले को। पैकेजिंग वाले ने वो साफ सुथरे व्हीट एंड राइस को परचेज किया और पैकेजिंग करी, वो जो परचेजिंग कॉस्ट थी वो थी 130। फिर उसने क्या किया, उसने 20 रुपीस का अपना वैल्यू एडिशन किया पैकेजिंग का, पैकेजिंग की कॉस्टिंग प्लस उसका प्रॉफिट 20 रुपीस का, और 150 में उसने सेल आउट कर दिया। किसको, ब्रांडिंग वाले को। अब ब्रांडिंग वाले ने क्या किया, ब्रांडिंग वाले ने 150 रुपीस का परचेज किया, अपनी खुद की एक वैल्यू एडिशन जिसमें प्रॉफिट ऑब्वियसली इंक्लूडेड है वो ऐड करी, और उसने उसको मार्केट प्राइस पे सेल आउट किया, इट इज राइट। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक को ये कितने में मिला है सर, ये जनरल पब्लिक को 180 रुपीस का मिला, क्योंकि ब्रांडिंग ने सीधे जनरल पब्लिक को सेल आउट किया। कितने का, 180 का। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। 0 रुपीस से 180 तक की जो पूरी आपकी स्टेजेस थी, आई थिंक वो सब क्लियर है आपको, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। अब हमको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, क्या, ये हमको ऑब्जर्व करना है कि अगर हम सारे के सारे वैल्यू एडिशन को इंडिविजुअली ऐड ऑन कर दें, 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30, अगर मैं इस तरीके से इन सबको ऐड ऑन कर देता हूं तो भी मेरे पास जो आंसर निकल के आता है वो 180 ही आता है। तो हम यहाँ समझ क्या रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन हुए, अगर इकोनॉमी में सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन हुए, फॉर एन एग्जांपल सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन हुए, तो इस पूरे इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन कैसे निकालोगे सर, कंपनी 1 ने इतना वैल्यू ऐड किया, कंपनी 2 ने इतना वैल्यू, 3 ने इतना, 4 ने इतना, 5 ने इतना, तो सारी कंपनीज का इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन निकाल लो, उन सबको ऐड ऑन कर दो, तो सर आपको इंडिया का वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा, व्हिच इन दिस केस इज 180 रुपीस। सबका इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन निकाल लो, 180 रुपीस आएगा। एक और तरीका है वैल्यू एडिशन निकालने का, वो क्या है सर, सीधे मार्केट प्राइस को पकड़ लो, इस गुड की मार्केट प्राइस को पकड़ लो, इन बोथ द केसेस इंडिया ने साल भर में कितना वैल्यू ऐड किया, कितना प्रोड्यूस किया, ये निकल के आ जाए। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अगर मैं इसको, ये कंपनी 1 ने कितने का सेल किया सर, 20 का,
कंपनी 2 ने कितने का सेल किया 100 का। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग कैसे? इस 100 में ये वाला 20 पहले ही इंक्लूडेड है, तो अगर मैं 20 प्लस 100 में सारी मार्केट प्राइस को अगर एड ऑन कर देता हूं तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स काउंटिंग हो जाएगी। इस चीज को हमें इग्नोर करना है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम वैल्यू एडिशंस को ही सिंपली ऐड ऑन करते हैं। एक लास्ट टाइम और बताता हूं डबल काउंटिंग कैसे होगी। दिस 130 इंक्लूड्स 130 में क्या चीज है? ये 100 रुपीस। इस 130 में ये 100, तो यही वाला 100 है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड इस 100 में जो ये 20 है, जो कि यही वाला 20 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। आप देखो ये 20 यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, तो दो बार काउंट हो गया ना। 20 भी दो बार काउंट हो गया, 100 भी दो बार काउंट हो गया। तो सिर्फ मार्केट प्राइस को हम क्यों नहीं ऐड करते? वरना क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम मार्केट प्राइस को ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सारे मार्केट प्राइस को अगर आप इंडिविजुअली ऐड ऑन करोगे तो डबल काउंटिंग होगी। या तो आप फाइनल प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस को ऐड ऑन करो, या आप सारे के सारे वैल्यू एडिशन को ऐड ऑन करो। इंडिया में इसको ऐड ऑन करने का प्रोसेस है, इंडिया इस तरीके से करता है। अब इसी बात को क्वेश्चन फॉर्म में ले लेते हैं। क्या चीज है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अबव एग्जांपल। अबव एग्जांपल में कितने अमाउंट का गुड प्रोड्यूस हुआ है? द करेक्ट आंसर इज 180। दो तरीके से इसका आंसर निकल के आता है। क्या आंसर इज? सर फ्रॉम मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड से अगर आप देखो तो ये फाइनल मार्केट प्राइस है, 180 आपका आंसर आता है। नेक्स्ट वैल्यू एडिशन मेथड से देखो, जो कि हमारा एक्चुअल यही मेथड है जो इंडिया फॉलो करता है, उससे आप सारे की वैल्यू एडिशंस को ऐड ऑन कर दो इंडिविजुअली, तो भी 180 मेथड आपका 180 रुपीस आता है। तो हम अल्टीमेटली यहाँ पे क्या प्रूव कर पा रहे हैं? मार्केट प्राइस मेथड, जिसको हम फाइनल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन मेथड। तो अभी हमने सिर्फ ये समझा कि वैल्यू एडिशन होता क्या है, कि किस तरीके से इस कंपनी ने अपना वैल्यू एडिशन किया, और हमने सिर्फ इसी को ही फोकस पे लेके कंसीडर किया, बाकी की चीजों को क्यों कंसीडर नहीं किया। इसको हमने लॉजिकली समझ लिया कि यही वैल्यू एडिशन है जो कि हमको ध्यान में लेके आना। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो 20 रुपीस है ये आए कैसे, क्या क्या चीजें कंसीडरेशन में लेके आगे इस 20 रुपीस तक लाने के लिए। देखिए ये आपका एक नॉर्मल ट्रेडिंग आपका अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड के तो समझना बहुत आसान है, नहीं तो कोई बात नहीं। नॉन अकाउंटिंग वाले हैं वो ये मान लें कि ये इनकम्स है, ये एक्सपेंडिचर्स है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ऑल्दो दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। ओके, पर वापस आते हैं। ये आपका एक जूम लिमिटेड का अकाउंट है। अब इसमें क्या चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसने सेल करी है 1000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 400, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, पावर है, कैरेज इनवर्ड है, फैक्ट्री रेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। माय सिंपल क्वेश्चन इज, इतनी सारी चीजों में से जूम लिमिटेड ने कौन कौन से आइटम्स में वैल्यू एडिशन किया है, सिर्फ इसको पकड़ने की जरूरत है। कैसे? देखिए वैल्यू एडिशन पे अगर हम जाएं तो क्या ओपनिंग स्टॉक में कोई वैल्यू ऐड किया है जूम ने? नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का था, उस स्टॉक को हम लेके आए, इस साल कोई वैल्यू एडिशन। अच्छा जो परचेज करी है, अरे सर अभी तो आपने बताया था परचेज इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, आपने एक वीडियो में भी समझाया था इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए क्या होता है। सो परचेज इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, मैंने कोई गुड्स परचेज कर लिया है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, मैंने थोड़ा उसको कुछ ऐड ऑन किया। मैंने क्या ऐड ऑन किया सर? मैंने किए वेजेस। वेजेस का खर्चा जूम लिमिटेड ने किया, पावर का खर्चा जूम ने किया, कैरेज इनवर्ड का एक्सपेंडिचर जूम, फैक्ट्री रेंट का एक्सपेंडिचर जूम ने किया। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया था, ऑल एक्सपेंडिचर्स इज अ वैल्यू एडिशन, वो एक वैल्यू और ऐड करता है अपने प्रॉफिट की, अपने प्रॉफिट की वैल्यू जब वो ऐड करता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को भी ऐड करता है। तो इस तरीके से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम्स जो हैं ये वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं जूम लिमिटेड, और बाकी के दो को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। गुड सेल कर रहे हैं, सेल करना है नॉट अ वैल्यू एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन मतलब बेच लिया, मार्केट प्राइस वाला पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक में तो स्टॉक बचा हुआ है, दिस इज नॉट अ वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन एक्चुअली में है क्या? वैल्यू एडिशन तो भाई सिर्फ यही चीजें हैं, सिर्फ यही आपका वैल्यू एडिशन। कितना है ये आपका? रुपीस 5 6 7 8 800 रुपीस। अब हम क्या चीज देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पास P&L गिवन है, ट्रेडिंग इन P&L ट्रेडिंग गिवन है, तो आप वैल्यू एडिशन इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको अगर
ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है तो आप डायरेक्टली वैल्यू एडिशन को निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट मेथड है वैल्यू एडिशन को निकालने का। तो हम यहाँ पे क्या चीज देखते हैं, हम ये चीज देखते हैं, दिस वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हम डायरेक्टली सारे वैल्यू एडिशंस को ढूंढ लेते हैं और उसको ऐड ऑन कर देते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। हमारे एग्जाम्स में और बुक्स में ये मेथड बताया ही नहीं गया है। हमारे बुक्स में टीचर्स जो मेथड बताते हैं वो रटने वाला मेथड है, पर उसको रटने की ट्रस्ट में कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यहीं से ड्राइव करके दिखाता हूं, देखिएगा। हमने क्या चीज देखी, सर इन सबको ऐड ऑन कर दोगे तो लॉजिकली वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा। एक और तरीका देखो, अगर मैं 1000 प्लस 400 1400 में से 600 माइनस कर दूं तो भी तो 800 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस करता हूं तो भी मेरा सेम ही आंसर निकल के आता है। और ऐसा एक बार नहीं होगा, हर बार होगा। आप 11th क्लास के अकाउंट्स की बुक ओपन कर लेना और सेम चीज सारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देख लेना। इन सबको ऐड ऑन करोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस परचेजेस। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इनडायरेक्ट मेथड निकल के आ गया। अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो इनको ऐड ऑन कर दो, सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप क्या करो, क्रेडिट साइड के आइटम्स को ऐड करो, डेबिट साइड के आइटम्स से माइनस कर दो। ये देखिए हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, हमने ऑब्जर्व करी कि सर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस ऑटोमेटिकली वैल्यू एडिशन का आंसर निकाल के देगा। बुक्स आपको बताते हैं अच्छा वैल्यू एडिशन मेथड है, ये फार्मूला है, रट लो। अरे भैया वो फार्मूला आया कैसे, क्या जरूरत है उस फार्मूले को निकालने की? वो फार्मूला ऑब्जर्वेशन से आया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल आंसर तो यहां से आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू एडिशन तो यहां से आ रहा है। डायरेक्ट मेथड है ये। इनडायरेक्ट क्या है, इस मेजर इसको माइनस कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। आई थिंक अब फार्मूला आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्स में बुक्स में इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है, डायरेक्ट मेथड कोई नहीं पूछता ना, वो आपको बताता है कि नॉर्मल लिख लीजिए। ओके, सो इनडायरेक्ट मेथड से हमने वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया सर, ये 20 रुपीस कैसे कैलकुलेट किया होगा कंपनी 1 ने, ये हमने निकाल लिया। सर कंपनी 2 ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, ये निकाल लिया। तो हमने क्या किया, सबके इंडिविजुअल कैलकुलेशन के तरीके को निकाल लिया, फॉर्मूला निकाले, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। ठीक है, आगे दोनों पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक एक कंपनी का निकला है, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। सारी कंपनीज का डेटा आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, सारी कंपनीज के ऊपर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑल कंपनीज इन इंडिया, सबके ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका आंसर निकल के आएगा वैल्यू एडिशन का। ओके ओके, आप देखिए हम क्या करते हैं, इंडिया के 3 सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 3 सेक्टर से प्राइमरी की जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, सेकेंडरी की सारी कंपनीज पे फॉर्मूला लगा देते हैं, टर्शियरी की सारी कंपनीज पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन आ जाएगा, सेकेंडरी का आ जाएगा, टर्शियरी का आ जाएगा। जब तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन आ जाएगा तो इंडिया का वैल्यू एडिशन आ जाएगा। देखिए जरा इस पॉइंट को भी, बहुत सिंपल रहेगी। क्या चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारी कंपनीज ले लो प्राइमरी सेक्टर की और उनका वैल्यू एडिशन निकाल लो, सेकेंडरी का भी निकाल लो, टर्शियरी का भी निकाल लो। तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर बाय सेकेंडरी सेक्टर बाय टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को ऐड ऑन कर दो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशन ऑफ इंडिया, वैल्यू एडिशन बाय इंडिया। अभी जो हमने सिंगल कंपनीज का वैल्यू एडिशन निकाला था और फिर उन सबको ऐड किया था, तब कहा था कि भाई इंडिया का वैल्यू एडिशन। इन द सेम वे सारी कंपनीज का अगर इंडिया की वैल्यू एडिशन निकालना है तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाई करके सबका निकाल दो। तो जैसे ही आप इन सबको ऐड ऑन करते हो तो आपके पास वैल्यू एडिशन बाय इंडिया। आई थिंक यहां पर हम खत्म कर सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वैल्यू एडिशन का, कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला के पीछे लॉजिक कैसे याद करना पड़ेगा, वो सब हमने समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये पॉइंट नहीं समझा तो ये पूरा फॉर्मूला आने के बाद भी आप गलती कर जाओगे। उसको बच्चे और टीचर्स दोनों रटते और रटाते, रटना नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और वो बात क्या है, सर अगर मैं ये तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये बात समझ में आती है सर कि वैल्यू एडिशन मेथड से आपका
इंडिया का वैल्यू एडिशन मेथड से इनकम निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन सर ये कौन सी इनकम है? ये जीएनपी एट एफसीए, एनएनपी एट एफसीए, जीडीपी एट एफसीए, एनडीपी एट एफसीए, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनपी एट एमपी। इनमें से सर कौन सा निकल के आएगा? या तो रट लो या समझ लो। समझना हमेशा बेटर है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आओ समझते हैं इस पॉइंट को भी। क्या चीज है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर ये सब में आपने क्या वर्ड यूज किया? इंडिया का प्राइमरी सेक्टर, इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर, इंडिया का टर्शियरी सेक्टर। तो एक चीज तो क्लियर होके आती है, वो क्या? कि सर डीपी तो है। डीपी क्या हुआ? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है एनपी, नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है डीपी, एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सर चूंकि आप हर जगह इंडिया 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 बोल रहे थे, तो एक बात तो समझ में आती है कि सर डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात चल रही है। अब वो एनडीपी है कि जीडीपी है, एफसी है कि एमपी, बस वही डिसाइड करना है। ये बात पक्की है सर, इन तीनों को ऐड करके ये चीज तो क्लियर है कि डीपी है, डोमेस्टिक की बात चल रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एक चीज। दूसरी आप पकड़ते हैं एमपी है कि एफसी है, मार्केट प्राइस पे आ रहा है आंसर या फैक्टर कॉस्ट पे आ रहा है? बहुत सिंपल है इसको समझना। क्या फॉर्मूले में हमने क्या चीज देखी? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज। तो जैसे ही आप सेल्स एज अ फैक्टर आप कंसीडर करते हो, तो क्या कभी सेल्स फैक्टर कॉस्ट होती है? नहीं, सेल्स तो हमेशा मार्केट प्राइस को होती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं है सर, ये मार्केट प्राइस पर है, क्योंकि सेल्स आपने यूज कर लिया है ना फॉर्मूले में। तो सर सेल्स तो हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है। तो डीपी के बाद नेक्स्ट डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे आया है। अब हमें लास्ट डिसीजन लेना है, क्या ये नेट है कि ग्रॉस है? सर दोनों में क्या अंतर था? डेप्रिसिएशन का अंतर था। सर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है और सर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ जाता है। कितना सिंपल है। ये भी देखो यहीं के यहीं आंसर निकल के आता है। क्या है आंसर? क्या हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं भी डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया है? नहीं सर, ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, डेप्रिसिएशन तो सर नेट उसमें पीडल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया, और अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया तो ये आंसर हमारा ग्रॉस में आएगा। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि सर इन सब में से जीडीपी एंड एमपी है ही। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर जीडीपी एंड एमपी। क्लियर है पॉइंट? हमने वैल्यू एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, उसका इंडिविजुअल फॉर्मूला भी समझ लिया और इंडिया लेवल फॉर्मूला भी समझ लिया लॉजिकली। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी यूजिंग वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड को यूज करके फाइनल आंसर मुझे एनएनपी एट एफसी में निकाल के दिखाओ। लेकिन अभी हमने क्या समझा? अगर हमने वैल्यू एडिशन मेथड को यूज किया तो आंसर तो मेरा जीडीपी एट एमपी में आएगा। अच्छा, उसका मतलब वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी में। जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे एनपी एट एफसी। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। बच्चा यही कंफ्यूज होता है क्योंकि कोई समझाता ही नहीं इस तरीके से उसको। अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड से निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा? वी विल कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी यूजिंग वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसको लगाया, तो जो भी आंसर आया वो क्या होगा? वो जीडीपी एट एमपी होगा। अभी समझ के आया? इतना नहीं। ओके, अब हमारे पास क्या है? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है? एनपी एट एफसी। तो इसे कन्वर्ट करना है एनपी एट एफसी में। अगेन वही गिवन। क्या चीज गिवन है? सर गिवन है जीडीपी एट एमपी। बनना क्या है? अचीव क्या करना है? एनपी एट एफसी। पुराना कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो अगर ये गिवन है, ये अचीव करना है, तो चेंजेस किसमें करने पड़ेंगे? इसमें। तो क्या करोगे? देखो, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे डेप्रिसिएशन, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करोगे तो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, ये आप कर दोगे। फिर एमपी को कन्वर्ट करना एफसी में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्लियर है? तो इस तरीके से ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में एग्जाम के लेना पड़ेगा, पर तभी समझ में आएगा जब आप ये समझोगे
कि वैल्यू एडिशन मेथड से दोस्तों जीडीपी एट एनपी आता है, तो इस जीडीपी एट एनपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। वैल्यू एडिशन मेथड जो जीडीपी एट एनपी आएगा इस फॉर्मूले से लेके आएगा ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन द ईयर्स, ये हम पहले देख चुके। अब आपने सब चीज समझ ली, अब एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए। अच्छा, उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा हमेशा परेशान होता रहता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब कैलकुलेट नेशनल इनकम, इतनी सारी चीजें थी, ये देखो इतनी सारी चीजें थी, इसमें से नेशनल इनकम क्या है हमें तो पता ही नहीं, इसलिए इस बात को हमेशा से याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे नेशनल इनकम पूछे तो आपको निकालना है एनएनपीएफसी। क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या निकालना है एनएनपीएफसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, क्या निकालना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी दोनों में एन कॉमन है, एफसी कॉमन है, नेशनल में एनपी हो जाता है, डोमेस्टिक में डीपी होता है, ये आपका है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फर्म्स फाइंड आउट। इस इकोनॉमी में दो ही फर्म्स है, कौन कौन सी, ए और बी, तो वो बोल रहा है वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए और बी। पहले ये निकालो, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्म ए का वैल्यू एडिशन निकालना है, फॉर्मूला क्या था, फर्म ए के क्या क्या आइटम्स है, ये ए और ये ए। अब सर ए पे फोकस करते हैं, फर्म ए का वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे निकालते थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस परचेजेस। अब देखो जरा, फर्म ए का सेल्स, हाँ सर ये मिल गया, इसमें सर ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, किसका, ए का, डू नो वे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग, ओहो ये मिल गया सर। तो क्या करते हैं 100 lakhs में ऐड ऑन कर दे 20 lakhs, देखो 100 lakhs में ऐड ऑन कर दिया हमने 20 lakhs। नेक्स्ट क्या था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। फर्म ए का देखो भाई परचेजेस मिला, क्या, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, हां सही मिल गया, फर्म बी से परचेज किया था फर्म ए ने, तो परचेज मिल गया कितना आपका 40, ये आ गया आपका 40। हाँ जी, फर्म बी और ये वाला आपने माइनस कर दिया, ओके, परचेज माइनस कर दिया, अब क्या करना है माइनस ओपनिंग स्टॉक, डू नो भाई ओपनिंग स्टॉक, वो हो गया सर, ये मिल गया फर्म ए का 25, ये आपने माइनस कर दिया। इससे क्या निकल के आया सर, फर्म ए का वैल्यू एडिशन क्योंकि कितना है 55 lakhs, क्लियर है। अब फर्म बी पे आते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, क्या, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक परचेजेस। ढूंढते हैं आइटम्स इसके लिए, क्या देखते हैं हम, सेल्स बाय फर्म बी, ये मिल गया आपको, कलर चेंज कर देते हैं, सेल्स बाय फर्म बी ये मिला आपको। देन आपने क्या किया, परचेज क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, ये आ गया। फिर आपने क्या किया, परचेजेस को लेस किया एंड ओपनिंग स्टॉक को आपने लेस किया। जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस करते हो 130 lakhs आपका वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी आ गया, ओके। अब अगर मुझे इंडिया का निकालना है तो इंडिया में दो ही कंपनीज है, ए और बी, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। पर क्वेश्चन में पूछा है क्या, अभी तक तो नहीं पूछा, आगे देखिए क्या था, कैलकुलेट आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, ये हमने निकाल दिया। आगे वो क्या पूछा, बी पार्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एंड एफसी, क्या पूछा है, जीडीपी एंड एफसी पूछा है। लेकिन अगर मैं वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए और वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी को ऐड ऑन करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, तो मुझे मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अभी समझ के आए, वैल्यू एडिशन मेथड से क्या आंसर निकलता है हमेशा जीडीपी एट एमपी। तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड ऑन किया, इसका आंसर आया 185 lakhs। मुझे मिला क्या, मुझे मिला जीडीपी एट एमपी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी मुझे अचीव करना है, मेरे पास है क्या, जीडीपी एट एमपी। चेंजेस किस में करूंगा, जीडीपी एट एमपी। इसका मतलब बहुत सिंपल है सर, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। आप सिर्फ ये बात बोल रहे हो, कैसे करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये सब मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, अभी मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा। देखो जरा अभी क्वेश्चन में तो दिया है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स 30 माइनस कर दो, सब्सिडीज क्वेश्चन में है ही नहीं, जीरो कर दो, तो ये आपका आंसर निकल के आया जीडीपी एट एफसी का। कितना इजी लग रहा है आप बताओ, एकदम आसान। नेक्स्ट आ गया, अब इस क्वेश्चन में हम सेम चीज को थोड़े से अलग तरीके से ड्राफ्ट करके लिखेंगे।
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके चलाओगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। अगर आप उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। आंसर बोथ द केसेस सेम ही आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इजी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्म ए सेल गुड्स टू फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी को गुड्स सेल किया, कितने का? 100 करोड़ का। ओके, फिर वो बोल रहा है फर्म बी सेल गुड्स टू फर्म सी। बी ने सी को सेल किया, ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, 160 करोड़ का। सी ने सेल फर्म सी सेल गुड्स टू कंज्यूमर फॉर 200 करोड़। सी ने कंज्यूमर को सेल आउट किया 200 करोड़ का। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी एट एमपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हमने देखा था? वो सर अभी आपने एक को निकाल के दिया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी एट एफसी। देखते हैं। फिर वो क्या बोल रहा है? आल्सो कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो बहुत सारी चीजें यहां से हमसे आस्क कर रहा है, पहले समझ लेते हैं उसकी आस्किंग क्या है। यहां से है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये पूछ रहा है, दिस इज जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? जीडीपी एट एफसी, देन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तीन चीजें वो हमसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कितनी भी चीजें पूछ ले, आना चाहिए बस। ओके, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू, आपका वैल्यू एडेड मेथड से आंसर जो आता है वो जीडीपी एट एमपी में आता है, तो वो तो इजीली निकल के आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी कैसे? क्या बोल रहा है? फर्म, तीन फर्म है बस, फर्म ए, फर्म बी, फर्म बी। सेम फार्मूला प्लेस करते। अब सेल्स, फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया तो सेल्स की वैल्यू आ गई। क्या फर्म ए ने परचेज किया? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। परचेज 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो फर्म ए का आंसर आया आपका 100 करोड़। नेक्स्ट, अब फर्म बी को पकड़ते हैं। फर्म बी ने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? फर्म बी सेल गुड्स टू फर्म सी। बी ने सी को सेल किया 160 का। ओके, सेल्स हो गई 160, लेकिन फर्म बी ने परचेज भी तो किया था। देखो, ए सेल गुड्स टू फर्म बी रुपीस 100 करोड़, तो इसका मतलब बी ने 100 करोड़ का परचेज भी किया, वो आप यहां माइनस कर दो। क्लोजिंग ओपनिंग गिवन नहीं है, 60 करोड़ आ जाता है। नेक्स्ट, फर्म सी की स्टोरी में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि फर्म सी ने सेल किया जनरल पब्लिक को, कस्टमर्स को 200 करोड़ का। सेल्स आ गया आपका 200, पर फर्म सी ने परचेज भी तो किया था 160 करोड़ का, वो माइनस कर दिया हमने। प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 00 40 करोड़, टोटल किया 200 करोड़। जीडीपी एट एमपी आया 200 करोड़। ये एक तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है? आप टेबल बना लो। टेबल कैसे बना लो? क्या मतलब पर्टिकुलर्स, सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसके ऊपर फार्मूला लिख दो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तभी टेबल काम करेगी। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज प्लेस करते जाओ और सीधे यहाँ पे फाइनल आंसर निकालते जाओ। ये टोटल आ गया। इसमें क्या है? आपको 3 बार फार्मूला लिखना पड़ा, वैल्यूज को आपको उसके बाद लेके ऐड ऑन करना पड़ा, या फार्मूला आपने एक बार लिखा, टेबुलर फॉर्म में प्लेस किया, फाइनल आंसर आ गया। अब ये आया आपका जीडीपी एट एमपी। अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी एट एफसी, तो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये आपकी सब्सिडीज है, ये आ गया आपका आंसर। अब आप अगर अभी भी ये डाउट है एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जो बाकी के वीडियोस हैं लॉजिकली किया, अगर आप देखा है तो देख लीजिए। नेक्स्ट वो बोल रहा है आपका नेट वैल्यू एडेड बता दो, फैक्टर कॉस्ट। तो जैसे हमारे पास जीडीपी एट एफसी की वैल्यू 180 करोड़ आ जाती है, तो इसी को पिक करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर डीपी एट एफसी कॉमन है। सिर्फ ग्रॉस को नेट में जो कन्वर्ट करना है डिप्रिसिएशन लगाकर, तो यहाँ पे होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अरे ये जो डिप्रिसिएशन है जिसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हो, ये आपकी डिप्रिसिएशन की कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका माइनस डिप्रिसिएशन के बाद आंसर आ रहा है 130 करोड़। ये दो ही तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इसमें से निकल के आते हैं। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ही हैं। तो आई होप वैल्यू एडिशन मेथड विद लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।